जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सीट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, ब्लड रिलेशन का है। पहला प्रश्न है बच्चों, कहता है कि सुमन जो है महेश और कुमेश का परिचय जो है अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में करवाती है। यानी कि जो ये कुमेश और महेश जो हैं, ये सुमन के लड़के के चाचा के बेटे हैं। तो वो सुमन के क्या लगेंगे? तो देखिए, ये हो गए सुमन। सुमन हो गई क्या बच्चे? एस फोर सुमन। और सुमन का बेटा इनके नीचे पीढ़ी में आएगा ये। और इनके बेटे का चाचा कौन लगेंगे? इनके पति देव के भाई, यानी कि ये हो गए सुमन के पति। तो देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो रेड वाला गोला है, ये सुमन के पति हैं। ये सुमन के पति हैं। और ये जो है सुमन के पति के भाई, यानी कि इनके बेटे के चाचा, सुमन के लड़के के चाचा हो गए। ठीक, ये कौन हो गया? ये सुमन के लड़के के चाचा हो गए। ये चाचा हो गए किसके? इनके हो गए सुमन के लड़के के। यहाँ लिखना ज्यादा उचित है। ठीक, अब ये चाचा के, सुमन के बेटे के चाचा के लड़के कौन कौन है? ये महेश, एम फोर महेश और के फोर कुमेश। यहाँ पर के लिखना चाहिए, के फोर कुमेश। तो देखिए, ये जो दोनों लड़के हैं ये जो दोनों लड़के हैं, ये महेश और कुमेश, ये सुमन के क्या लगेंगे? तो इनका रिश्ता सुमन के साथ भतीजे नहीं हुए? कौन? भतीजे नहीं हुए। उनके पति के भाई के लड़के उनके भतीजे होंगे। तो ऑप्शन डी में है बच्चों। ऑप्शन डी में क्या है? भतीजे का ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ भतीजे का ऑप्शन, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न भी ब्लड रिलेशन क्या है, बहुत ही बेहतरीन उच्च क्वालिटी का प्रश्न है। देखिए, कहता है एक्स। देखिए क्या कहता है, चलिए कोई बन। एक्स जो है वाई का भाई है। एक्स जो है वाई का भाई है। वी जो है वाई की माँ है। और एम जो है वी के पति की बहन है। तो एन एन जो है वी का भाई है। तो एन का पुत्र जो है वाई का क्या लगेगा? तो देखिए, जो जो बोल रहा हूँ वही वही पहले लिखते चलते हैं। तो देखिए, कहता है एक्स जो है वाई का भाई है। तो यहाँ पर एक्स लिखा मैंने। एक्स जो है वाई का भाई है। एक्स जो है वाई का भाई। ठीक, तो देखिए, एक्स जो है वाई का भाई, तो ये तो लड़का हो गया, ये तो पता चल गया। वाई क्या है ये नहीं पता। और वी जो है वाई की माँ है। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। वी जो है वाई की माँ। तो देखिए, माता पिता एक ऊपर पीढ़ी में आते हैं, तो ये हो गया वी। कोई दिक्कत इसमें? वी हो गया। ठीक, वी जो है वाई की माँ है, यहाँ पर देखिए लिखा। ठीक, और एम जो है वी के पति की बहन है। तो एम जो है वी के पति की बहन है। तो यहाँ पर देखिए, या इनके पति देव ये हो जाएंगे। और पति कौन है हमको ये जानकारी नहीं, तो ये हो गए पति। ठीक, ये हो गए पति। और इनकी बहन कौन है? इनकी बहन जो है वो है एम। इनकी बहन जो है वो एम है। ये होंगे माइनस और ये होंगे प्लस में। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? अब लिखा है यहाँ पर देखिए, बहन है लिखा। एम जो है वी के पति की बहन है। ये माँ थी तो यहाँ माइनस हो गया। और माता के जो ये पति हो गए, इनकी बहन एम है। और यहाँ पर लिखा एन जो है वी का भाई है। एन जो है एन वी का भाई। तो एन जो है वी का भाई इधर आ गया। एन एन ये भी भाई है। ठीक, अब कहता है एन का पुत्र वाई का क्या लगेगा? एन का पुत्र, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो है एन एन जो है वी का भाई है, यानी कि एक्स का मामा है। या फिर वाई का भी मामा होगा। जब एक्स का मामा है तो वाई का भी मामा होगा। तो जो कह रहा है एन का पुत्र वाई का क्या लगेगा? एन का पुत्र, यहाँ पर ये हो गया एन का पुत्र। एन का पुत्र हो गया ये। तो जो ये इसका रिश्ता होगा, इसका रिश्ता ये क्या हो रहा है? इसका रिश्ता जो होगा ये वाई के साथ क्या लगेगा? तो ये मामा का लड़का है, ममेरा भाई ना लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए बहुत दिया, चचेरा ममेरा भाई बहन।
तो ऑप्शन सी एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन? ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? फिर से समझा दे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक तो जो है वाई का भाई मैंने बना दिया, वी जो है वाई की माँ ये भी बना दिया, और एम जो है वी के पत्नी की बहन है। एम तो पत्नी की बहन हो गई, और जो एन है वी का भाई है, यानी कि जो एक्स और वाई का मामा है, और एन का लड़का एक्स वाई का क्या लगेगा? ममेरा और चचेरा, कोई भी जो हो भाई लगेंगे उसके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। अगला प्रश्न कहता है किसी कुड भाषा में फॉरवर्ड को इतना लिखा जाता है, कितना? 12 34 53 6, और वाटर को लिखा जाता है 45 783। तो उसी कुड भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाएगा बच्चों? क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बच्चों आप लोग गौर से देख रहे होंगे, यहाँ पर आर जो है लास्ट में है, तो यहाँ पर 3 लास्ट में है, ठीक। यहाँ पर लास्ट में के थोड़ा सा पहले है, तो यहाँ पर लास्ट के थोड़ा सा पहले 3 भी है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक अक्षर का एक संख्या है उसके नाम, यानी कि देखिए एफ का 1, ओ का 2, आर का 3, और डब्ल्यू का 4, ए का 5, और आर का 3, डी का 6, ठीक। और यहाँ पर भी इसी तरीके से है, इस यहाँ पर भी इसी तरीके से। तो हम लोग को क्या चाहिए? रिटायर्ड, रिटर्ड का चाहिए, रिटार्ड का। तो देखिए पहले आर है, आर का क्या है? आर का 3 है बच्चों, 3 से सभी विकल्प स्टार्ट हैं। अब अगर आपको जल्दी चाहिए, आपको परीक्षा में कैसे करना, ये देखिए डी का क्या है? यहाँ पर डी का लास्ट में 6, तो लास्ट में 6 सब में है बच्चों, ऐसे नहीं बन पाएगा, लास्ट में 6 सब में। तो देखिए ई का क्या है? ई यहाँ पर है, देखिए ई यहाँ पर है, इधर वाटर में टी के बाद, तो यहाँ 8 है, तो 3 के बाद यहाँ पर हम लोग 8 लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए टी है, टी है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर टी है, तो 1 2 तीसरे नंबर पर 7 है, तो 38 7 कहाँ पर दिया है? 38 और 7 दो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन दो बेकार हो गए, ठीक, ये दो ऑप्शन बेकार हो गए। तो देखिए अब क्या है? ए है, तो ए यहाँ पर भी दिया है दूसरे नंबर पर 5, तो यहाँ पर 75 भी दोनों ऑप्शन में है। अब की बार एक निकाल ले, बस पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आंसर है। तो देखिए आर, आर क्या है? एक का तो हमने निकाल लिया, आर का क्या है? आर का फिर 3 है, 5 के बाद 3, 5 के बाद 3, अब निकाल ही देते, एक बचा है। डी का क्या होगा? डी का बच्चों यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 6 यानी कि 38 75 36, जो कि ऑप्शन सी में है बच्चों, किसमें? ऑप्शन सी में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है यदि किसी कुट भाषा में लिट को 12 9 20 कहा जाता है, कोडित किया जाता है, तो उसी कोड में दैट को क्या लिखा जाएगा? आप लोग गौर से देखिए कि यहाँ पर एल आई और टी को क्या लिखा जा रहा है? 12 9 20। तो देखिए बच्चों एल पर, एल जो है किस स्थान पर होता है? 12 नंबर पर, तो यहाँ 12 ज्यों का त्यों लिख दिया गया। आई 9 पर होता है, ज्यों का त्यों। टी 20 पर होता है, ज्यों का त्यों लिख दिया गया। तो यहाँ पर आपको दैट के लिए क्या होना चाहिए? दैट के लिए होना चाहिए टी पहले है, टी आता है 20 नंबर पर, और टी, टी के बाद एच है, एच आता है 8 नंबर पर, और ऐसा विकल्प केवल 20 और 8 से सी वाला विकल्प स्टार्ट है बच्चों। तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी बताए दे रहे हैं। और ए आता है 1 नंबर पर, 20 आता है, टी जो है टी 20 नंबर पर आता है। 20 81 20, 20 81 20 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या कहता है अगला प्रश्न? कहता है कि किसी निश्चित कुट भाषा में सन को आर टी टी वी एम ओ लिखा जाता है, और जॉब को आई के एन पी ए सी लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में पाई को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बच्चों एक प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया लॉजिक लगाया गया है। तो देखिए एस जो होता है बच्चों, एस, सन में एस जो लिखा है 3 अक्षर हैं और इसमें 6 अक्षर हैं, यानी कि एक अक्षर के हिस्से पर 2 अक्षर बने हैं। तो बच्चों एस जो होता है देखिए 19 नंबर पर होता है,
उससे एक बार घटा कर लिखा गया, यानी तो देखिए सन को कैसे लिखा गया है पहले ये समझिए। सन को, सन से एक पहले क्या आता है, आर आता है, और सन के एक बाद क्या आता है, मतलब इस से पहले आर आता है और इसके बाद टी आता है। तो यहाँ पर इस के हिस्से में दो अक्षर हो गए। ठीक, अब देखते हैं यू के हिस्से में। यू के हिस्से में तो यू के पहले आता है टी और यू के बाद आता है वी। ये हो गया बच्चों, देखिए। ठीक, अब देखते हैं एन के हिस्से में दो वो एन के पहले आता है बच्चों एम और एन के बाद में आता है ओ। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों समझने में। आर टी टी वी एम ओ किस प्रकार लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार ये लिखा गया है जॉब। जॉब में आप समझिए बच्चों, तो देखिए जॉब में जे के पहले क्या आएगा बच्चों, जे के पहले आएगा आई, जे के पहले आई आएगा और जे के बाद के आएगा। ये हो गए जे के हिस्से के दो अक्षर। अब देखते हैं ओ के पहले, ओ के हिस्से के दो। ओ के पहले आता है बच्चों एन और ओ के बाद आता है बी बच्चों। ओ के बाद आता है बी। अब देखते हैं बी के हिस्से के, तो बी के पहले ए आता है और बी के बाद सी आता है। तो इतना लिखा जा रहा है जॉब को, इतना लिखा जा रहा है सन को। तो इसी प्रकार पाई को कैसे लिखा जाएगा, तो पाई रहा ये आपका, पाई को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ देखिए, तो पी, पी 16 नंबर पर होता है। पी जो है पहले आएगा क्यों, पी से पहले क्या आता है बच्चों, पी से पहले आता है क्यों, नहीं पी से पहले आता है ओ और पी के बाद में आता है क्यों। ये हो गए पी के दो अक्षर। अब आइए आई से संबंधित लिखते हैं। आई के पहले आएगा एच बच्चों, क्या आएगा, आई के पहले तो आएगा एच और बाद में आएगा जे। यानी कि आई होता है 9 नंबर पर, पहले आएगा 8 फिर आएगा 10 नंबर वाला अक्षर। तो फिर अब देखते हैं ई। ई के लिए, ई के लिए क्या होगा, तो देखिए ई के लिए, ई से पहले क्या आता है बच्चों, ई के पहले आता है डी और ई के बाद आता है एफ। तो किस ऑप्शन में है, ओ क्यू एच जे डी एफ। ओ क्यू एच जे डी एफ। तो देखिए बच्चों गौर से, ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब आपको दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी कर देना बच्चों। जैसे ही 3 अक्षर के 6 अक्षर दिखे तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं ये भी लॉजिक लग सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बच्चों कहता है कि देखिए प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, किस विकल्प का, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता हो जो पहले शब्द से दूसरा रखता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का संबंध किससे है, खोज से है। तो टेलीफोन का संबंध किससे होगा बच्चों, तो एक बात हम आपको देखिए बच्चों बता रहे हैं कि जो चीज ब्रह्मांड में पहले से ही व्याप्त है लेकिन उसका पता बाद में चलता है तो उसे खोज कहा जाता है। तो देखिए बच्चों गुरुत्वाकर्षण पहले से ही ब्रह्मांड में व्याप्त था लेकिन न्यूटन ने बात को पता लगाया तो इसीलिए उसे खोज कहा गया। लेकिन टेलीफोन कोई ऐसी चीज जो पहले से व्याप्त नहीं थी, हमने नई नई बनाई, तो उसको आविष्कार कहा जाता है बच्चों। टेलीफोन पहले से व्याप्त नहीं था, इसका जो है नया नया बनाया गया तो इसलिए इसको आविष्कार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको आविष्कार कहा जाएगा। तो देखिए जो संबंध गुरुत्वाकर्षण का खोज से वही टेलीफोन का आविष्कार से हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न था। ऑप्शन पहली बात देखिए, टेलीफोन प्रयोग, अन्वेषण, निर्माण, आविष्कार। लेकिन प्रश्न बढ़िया है, उसी प्रकार से उत्तर भी मैंने बता दिया आपको। तो देखिए बच्चों ये क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो बच्चों। तो आप लोग को पहले एक दिमाग लगाना है बच्चों कि देखिए पहले हम अक्षर अक्षर वाला जो अल्फाबेट है उसका संबंध बना लेते हैं बच्चों। तो देखिए जेड जो है होता है लास्ट अंतिम अक्षर है 26 नंबर पर। तो जेड जो है, जेड से माइनस हुआ 2 बच्चों, कितना 2 तो आ गया 24। फिर 24 से माइनस हुआ 2 आ गया 22। तो 22 से 2 माइनस किया आ गया 20 जो होता है टी। तो अब कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। तो देखिए टी, टी आ गया। अब टी से जब हम 2 कम करेंगे तो आएगा 18। 18 पे कौन सा अक्षर होता है बच्चों, 18 पर होता है आर।
कौन सा 18 पर होता है आर। कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको आंसर पता करना है। तो देखिए आर जो है, आर से एक ही विकल्प स्टार्ट है बच्चों, आर से एक ही विकल्प स्टार्ट है जो कि ऑप्शन सी है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये 25 कैसे आएगा बच्चों। तो देखिए ये जो एक है, फिर उसके बाद 4 आया, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 16। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, इसके बाद आना चाहिए 5 का स्क्वायर। तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 8 बच्चों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 बच्चों कहता है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबद्ध नहीं है। भैया संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए बच्चों इसमें एक नियम लग रहा है बच्चों, कौन सा, इस जो श्रेणी है ये पूरी, ये इसमें एक नियम लग रहा है बच्चों। ये नियम लग रहा है कि 4 दूना 8 माइनस 1, 4 दूना 8 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 1, फिर 13 दूना 26 माइनस 1, यहाँ पर आना था 25। यहाँ पर क्या आना था बच्चों? यहाँ पर आना था 25। तब इसी तरीके से आगे चलता रहता, 25 दूना 50 माइनस 1 49, 49 दूना 98 माइनस 1 97। तो यहाँ पर कौन सी संख्या गलत है बच्चों? तो यहाँ पर जो संख्या है वो जो गलत है बच्चों, 26 संख्या गलत है, इसकी जगह पर 25 होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 जो है आप सभी के सामने कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। भैया कैसे तर्क संगत में व्यवस्थित हो पाएगा? ए दिया है बिहार, बी नागालैंड, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान, ई असम। तो देखिए ये 5 राज्य दिए हैं, इनमें से कुछ लॉजिक बन रहा है बच्चों। ये इसमें कोई लॉजिक बन रहा है या किसी प्रकार से इनमें कोई समानता या कुछ भी पाया जाता है? मुझे तो नहीं लगता कोई समानता पाया जाएगा। समानता कोई नहीं पाया जाएगा, लेकिन एक इसमें हो सकता है दिशा का ज्ञान हो सकता है बच्चों। तो देखिए दिशा का ज्ञान हो सकता है। ऑप्शन स्टार्ट है सी और डी से, ये भी देखना है। तो देखिए बच्चों हम जो है पूरब से पश्चिम चले या फिर पश्चिम से पूरब की ओर चले। तो देखिए बच्चों सबसे पश्चिम में जो है राजस्थान है, तो डी वाला ऑप्शन सबसे पहले हमने रखा। पश्चिम में राजस्थान है, उसके बाद पड़ता है यूपी, यानी कि सी पड़ेगा। ठीक, पश्चिम से हम पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद यूपी पड़ेगा, फिर उसके बाद बिहार पड़ेगा, ए रख दिया बच्चे, ए रख दिया। फिर उसके बाद असम पड़ता है बच्चे, असम को ई से दर्शाया गया है, असम को ई से दर्शाया गया है। फिर सबसे पूरब में पड़ेगा बच्चों नागालैंड, बी हमने रख दिया, क्या बी रख दिया बच्चों, बी। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा डी सी ए ई बी, तो आप गौर से देख रहे होंगे ऑप्शन जो है सी में दिख रहा डी सी ए, सॉरी डी सी ई। ई किसको दर्शा रहा है? ई दर्शा रहा है असम को। तो ऑप्शन जो है डी का सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही है, डी सी, देखिए डी सी ए ई बी। तो यहाँ पर देखिए डी सी ए ई बी, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था तो दिशा का हमारे दिमाग में आया, हमने आपको बताया। आपको ऐसे ही सोचना है, वहां पर जब कुछ नहीं बने तो कुछ ना कुछ सोच कर लगाना है कि इसमें क्या हो सकता है जब कोई लॉजिक नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है बच्चे कि किसी निश्चित कूट भाषा में 257 का अर्थ आई लाइक यू है, आई लाइक यू है, और 746 का अर्थ है यू आर गुड है, 263 का अर्थ है आई एम गुड। तो आर के लिए कौन सी संख्या का कोड अपनाया गया है बच्चों? आपको ये बताना है। 4 के लिए कौन सी संख्या का कोड अपनाया गया है बच्चों? मतलब आर के लिए, सॉरी आर के लिए
कौन सी संख्या का कोड अपनाया गया है। तो देखिए बच्चों, आपको ऐसे प्रश्न को हम करने में आपको एक अहम भूमिका होती है, जो कुछ ज्यादा कठिन होता नहीं। तो देखिए, ये जो 257 बच्चे हैं और 746, लाल कलर ले लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए 257 और 746, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो समान है दोनों में बच्चों? तो 7 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में समान है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और उसका अर्थ क्या है? आई लाइक यू, और इसका अर्थ है यू आर गुड। तो इनके अर्थ में, यानी कि आई लाइक यू और यू आर गुड में ऐसी कौन सी संख्या शब्द है जो समान है? तो देखिए, यू ऐसा शब्द है जो समान है, यानी कि 7 का अर्थ यू है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए बच्चों, फिर 263 और 746 में देख लेते हैं कौन सी है। तो 6 ऐसी संख्या है जो बच्चों समान है। कौन सी 6 ऐसी संख्या जो समान है? इसमें लिखा है यू आर गुड और इसमें लिखा है आई एम गुड। तो इनमें अर्थों में इनके गुड एक ऐसी संख्या है बच्चों, गुड, जो दोनों में है। तो 6 का अर्थ हो गया गुड। तो यहाँ पर हमने यू भी हट गया और गुड भी हट गया, इधर 6 भी हट गया, इधर 7 भी हट गया। तो आर के लिए क्या बचा? इधर 6 हट गया, उधर 7 हट गया। तो इसमें यू भी हट गया और गुड भी हट गया। तो आर के लिए 4 का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन डी में देखिए 4 दिया। तो आर के लिए किसका प्रयोग किया गया? डी का प्रयोग किया गया बच्चों, डी का। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते हैं यह भी प्रश्न आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो कि पूछा गया प्रश्न है यूपी पुलिस में। कौन सा प्रश्न? ये जो 11 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बच्चों क्या कहता है 11 नंबर प्रश्न। कहता है यदि अंक समूह 395 और 727 का योग 10, 11, 12 को निरूपित करता है और इसी कूट के द्वारा अंक समूहों को 276 और 757 का योग 11, 12, 13 को निरूपित करता है, तो अंक समूह 689 और 877 के योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट हो सकता है? तो देखिए मित्रों, आपको हम समझाते चले, 395 और 757 को रियल में कभी जोड़ने पर इतना आ नहीं सकता, यानी कि इसमें कोई लॉजिक से जोड़ा गया है। तो देखिए बच्चों, पहले हम जोड़कर कुछ गुणा करने की कोशिश करते तो तब भी नहीं ला पाते ऐसा। फिर हमने क्या किया, पहले पहले अक्षर सबका जोड़ा। तो इसको 7 और 3 क्या हुआ? 10 हुआ। तो 10 यहाँ पर देखिए अलग रूप से लिखा हुआ है। 10 क्या लिखा हुआ है? अलग लिखा हुआ। 7 और 3 10 हैं। और फिर 9 और 5, 9 और 2 11, सॉरी 5 नहीं, 9 और 2 11 हुआ, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है बच्चों। फिर यहाँ पर 7, 5, 12, तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। यानी कि दो संख्या को हम लोग जोड़ के अलग अलग जो दो अंक की संख्या आ रही है उसे लिखे दे रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है बच्चों, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 7, 2 और 9 11 हुआ, यहाँ पर पहले 11 लिखा गया। फिर 7 और 5, 7, 5, 12 हुआ, फिर 12 को लिखा गया। फिर 6 और 7 13 हुआ, लास्ट में 13 को लिख दिया गया। आप समझ गए होंगे अब। तो इसका 6, 8, 8, 6, 14 होता है। तो 14 से स्टार्टिंग होगा। 14 से दो विकल्प स्टार्ट हैं, ये विकल्प कट गया, ये विकल्प कट गया। अब 8 और 7 को जोड़ना, 8, 7, 15 बच्चों, 15। अब आप आंसर जान गए होंगे, ऑप्शन डी वाला है। और 9 और 7 16 होता है, यानी कि 14, 15, 16 जो है विकल्प का सही जवाब, ऑप्शन डी जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। जितना देखने में कठिन लग रहा था उतना करने में ही आसान है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत आसान प्रश्न था लेकिन देखने में कठिन लग रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 12 है, जो कि कथन और निष्कर्ष से निरूपित करता है। तो देखिए कथन प्रश्न नंबर 12 में क्या कहता है? कथन कहता है सभी पत्तियां जो हैं पौधे हैं और सभी पौधे जो हैं बगीचे हैं बच्चों। तो देखिए आपको चित्र के अनुसार समझना होगा, चित्र बना लेना होगा। तो देखिए पहली बात तो ये हो गई पत्ती, क्या हो गई? बीच में बनाए थोड़ा, ये हो गई पत्ती। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं P4 पत्ती लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। पौधे को PD लिख देंगे। ये हो गई पत्ती। कहता है सभी पत्तियां जो हैं पौधे हैं, सभी पत्तियां जो हैं पौधे हैं बच्चों। तो ये
पत्तियां जो हैं पौधे के अंदर आ गई। तो जो पौधा है उसको PD लिख दे रहे हैं, ये पौधा हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता है सभी पौधे जो हैं बगीचे हैं, सभी पौधे जो हैं वो क्या है बच्चों, बगीचे हैं। तो यहाँ पर आपको बगीचे लिखना होगा, क्या ये बगीचे के अंदर आ जाएगा जो सभी पौधे हैं। तो बगीचे के अंदर कैसे आएगा, तो इसको B लिख देंगे बगीचा के लिए। तो अब इसके संबंधित निष्कर्ष का उत्तर देंगे, निष्कर्ष का। तो देखिए सभी बगीचे जो हैं पत्तियां हैं, क्या ये बगीचे वाला गोला पत्ती के गोले में समा सकता है, नहीं समा सकता है, तो गलत जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, सभी बगीचा पौधा है, क्या ये बगीचे वाला गोला पौधे वाले यानी बीच वाले गोले में समा सकता है, ये भी नहीं समा सकता। तो दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। कौन सा सही जवाब होगा, ना तो निष्कर्ष एक सही ना तो दो, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 कहता है नीचे दिए गए 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 13 का आपको उत्तर बताना है बच्चों, प्रश्न नंबर 13 का आपको उत्तर बताना है। क्या कहता है 13, तो इसमें 4 दिया, देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री। आप लोग ज्यादा नहीं लॉजिक लगा, इनमें सब में पद्म लगा हुआ है, इनमें भी पद्म, और इसमें कोई पद्म नहीं लगा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। एक तरीका तो ऐसे भी हो गया, एक तरीका तो ऐसे भी हो गया बच्चों इसको पता करने का, और एक तरीका ये हो गया कि ये जो है कि सैनिक को दिया जाता, बाकी ये किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, ये सैनिक को केवल दिया जाता है उसके असाधारण कार्य के लिए, और ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है बच्चों। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप ज्यादा लॉजिक ना लगाए, आप ऐसे ही समझ लीजिए इसमें पदम, इसमें पदम, इसमें पदम, इसमें कोई पदम नहीं लगे, इसलिए असंगत है, यानी कि भिन्न है तीनों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। ये किसी भी क्षेत्र में दिए जाते हैं, जबकि ये जो है एक सैनिक को दिया जाता है उसके असाधारण कार्य के लिए। समझ गए, दो तरीके हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें भी कोई 3 प्रकार, जो 3 संख्या हैं एक प्रकार से समानता रखती हैं, जबकि एक होगी वो भिन्न होगी। तो देखिए पहले में क्या है बच्चों, पहले में क्या है, 65 से 16 आया है, या फिर 16 से 65 बना लो। तो 16 से 65 बनाना आसान है, तो 16 को गुणा किया 4 से और 1 प्लस कर दिया, हो गया 65 ना। तो जो कि 65 दिया है बन गया 65, 65 बन गया। अब इधर यही नियम यहाँ लगाते हैं, ये नियम यहाँ लगाया, 12 को गुणा किया 4 से और प्लस किया 1, तो आ गया 49, एकदम सही है। यह भी नियम पालन कर रहा है, यह भी नियम पालन कर रहा है। और अब यही नियम जो है, यही नियम सी में लगाते हैं, सी में लगाते हैं 15 चौकू 60 प्लस 1 61 होना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर 62 दिया है, यही गलत हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम ये भी चेक करते हैं, इससे पहले हम ये भी चेक करेंगे। देखते हैं 8 चुकू 32 प्लस सॉरी 8 चुकू 32 प्लस 1 33 जो कि आ रहा है। यानी कि ये तीनों जो हैं एक नियम का पालन कर रहे हैं बच्चों, और ये जो है सी वाला ऑप्शन, ये जो है एक नियम का पालन नहीं कर रहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आप समझ गए हैं किस प्रकार ये भिन्न हुआ है, आप समझ गए हैं। एक नियम लग रहा है, 4 से गुणा करो पीछे वाली संख्या को और एक जोड़ो 65 आ जाएगा, 4 से गुणा करो और एक जोड़ो ये वाली संख्या आ जाएगी, 4 से गुणा करो इसको और एक जोड़ो ये वाली संख्या आ जाएगी। इसको 4 से गुणा कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं तो ये नहीं आ रही, एक ज्यादा है, इसीलिए जो ये है यही भिन्न है तीनों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न जो है कहता है कि यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए ये बच्चों दिया हुआ है, ये इसमें से यदि कह रहा है सभी संख्या को हटा दिया जाए, जो गिनती लिखा है उसको हटा दिया जाए, बाकी सबको लिख दिया जाए,
तो हम सबको काटे दे रहे हैं, सबको लाल कलर से काट दे रहे हैं। ये 2 को काट दिया, 4 को काट दिया, 5 को काट दिया और 9 को काट दिया और कोई है और ये 8 है। इसको काट दिया, इसको सबको, ये संख्याएं थी इसीलिए इसको काट दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए प्रश्न में कह रहा है। तो अब एस रहा ये बच्चों, देखिए एस रहा ये, एस कहाँ है, एस ये है, एस ये है। तो अब इसके बाएं पर 90 स्थान पर देखते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 90 स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो 90 स्थान पर अक्षर क्यों है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत इसमें, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आसान प्रश्न था। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 फिर उसी तरीके का एक प्रश्न है। इसमें कहता है कि ये जो उपरोक्त व्यवस्था दी हुई है, इसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, व्यंजन यानी कि अक्षर, लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं, यानी तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है। ऐसी कितनी संख्या है इसमें। तो देखिए बच्चों, ये संख्या ये 3 दिखी हमको। तो देखा इसके पहले तो व्यंजन है लेकिन इसके बाद में वो कह रहा नहीं होना चाहिए, तो ये भी मिट गई। फिर एक ये देखिए, इसके पहले तो व्यंजन है लेकिन बाद में भी नहीं होना चाहिए, हाँ बाद में भी, ये भी खत्म। तो यहाँ कोई संख्या नहीं। ये देखिए 5 एक ऐसी संख्या मिली जिसके पहले तो व्यंजन होना चाहिए, बाद में नहीं, यहाँ भी पहले भी बाद में भी। एक ये संख्या मिली जिसके पहले व्यंजन है लेकिन बाद में है भी नहीं। जो प्रश्न में कह रहा है वही यहाँ पालन हो रहा। देखिए एक के पहले वाई है लेकिन उसके बाद कोई अक्षर या व्यंजन नहीं है बच्चों। हैज है जो कि वो प्रतीक चिन्ह में आता है, जो हैज है वो प्रतीक चिन्ह में आता है, जबकि कोई व्यंजन नहीं। तो ऐसी व्यवस्था में केवल एक ही संख्या मिली, तो एक हम सही जवाब कर देंगे, ऑप्शन बी। एक सही जवाब कर देंगे, कोई दिक्कत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो जो दिए जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है बच्चों। तो कौन आ सकती है बच्चों, आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, उससे आपको पहले हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे बनाने की कोशिश करें, चाहे जैसे बनो, चाहे ऐसे ऐसे बना सकते हैं आप, चाहे ऐसे ऐसे बना सकते हैं। हम सोचते हैं 2863 से जैसे 94 आया है, 2863 से जैसे 94 आया है, ये 6 और 9 से जैसे 13 आया है, वैसे 18 और 8 से यहाँ पर कुछ आएगा। या फिर जब ऐसे बनाएंगे तो 6 और 28 से 8 आया है, और 9 और 63 से 18 आया है, तो 13 और 94 से ये आना चाहिए ना। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब हमको कुछ नहीं मिला तो हम लास्ट में एक चीज आजमा पाए कि 28, पहले ये सब काट देते हैं मिसमैच वाला। तो देखिए 28 और 8 को जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों, 28 और 8 को जोड़ने पर आता है बच्चों, आएगा 36। कितना आएगा, 36, जो कि किसका स्क्वायर है, 6 का। यहाँ पर उसका वर्गमूल लिखा हुआ है बच्चों। और 63 और 18 को आज जोड़ने पर आएगा 9 बच्चों। कितना आएगा, 9, मतलब जोड़ने पर आएगा 81, जो कि उसका वर्गमूल लिखा हुआ है नीचे। तो यहाँ पर अब ये बात आप समझ गए कि ये दोनों को जोड़ का वर्गमूल है। तो 13 का वर्गमूल होता है 169 बच्चों, 169। 169 में से 94 घटा देंगे तो आ जाएगा वही संख्या ना। तो 9 में से 5 4 गए तो बचेगा 5 बच्चों, क्या बचेगा 5। और 16 में से 9 गए तो बचा 7 बच्चे, 16 में से 9 गए तो बचा 7। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही, कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 75 रख दिया जाए तो एक व्यवस्था बन रही है, जिसको इधर जोड़ने पर तीसरे जो संख्या आएगी वो वर्गमूल है उसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न तो केवल झक मारने के लिए है, बहुत ही आसान है। क्या कहता है, निम्नलिखित 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन करें। बच्चों त्रिभुज के अंदर गोला,
त्रिभुज के अंदर गोला, त्रिभुज के अंदर गोला और गोले के अंदर त्रिभुज, यही भिन्न हो गई। और जो आकृति डी है ये सबसे भिन्न हो गई। तो ऑप्शन बी में देखिए आकृति डी के लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आकृति तो डी गलत है, लेकिन डी आकृति जो है ऑप्शन बी में दे रखी है, तो बी ऑप्शन सही होगा। समझे क्या कह रहे हैं हम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बच्चों कहता है कि 19 नंबर प्रश्न कहता है उस वेन आरेख का चयन कीजिए, चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है बच्चों। तो देखिए स्तनधारी, उभयचर, कछुआ। तो देखिए स्तनधारी वो बच्चे जानवर होते हैं जो 4 पैर वाले होते हैं और जो बच्चे को जन्म देकर स्तनपान कराते हैं। समझ गए। स्तनधारी कौन जीव होते हैं, 4 पैर वाले जीव होते हैं। और उभयचर ऐसे जानवर या ऐसे वो जीव आते हैं उसके अंतर्गत जो कुएं में रहते हैं, सॉरी जो तालाब और जल यानी कि जल में भी रह लेते हैं और उसके बाहर भी रह लेते हैं और रेंग कर चलते हैं बच्चों, और रेंग कर चलते हैं। तो बच्चों देखिए कछुआ जो है ऐसा जानवर है जो जल में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है और रेंग कर भी चलता है, यानी कि कछुआ जो है उभयचर उभयचर के अंतर्गत आता है बच्चों। तो ये दोनों एक तरीके के हो गए और ये अलग हो गया। बच्चों क्या कहते हैं आप। तो देखिए मान लिया मैंने कि ये जो हमने बनाया गोला, ये जो गोला बनाया ये स्तनधारी के लिए है बच्चों। कौन सा, स्तनधारी के लिए है, स्तनधारी के लिए है ये। अरे स्तनधारी के लिए यार एस लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत बच्चों। स्तनधारी के लिए एस। अब नीचे कलर चेंज करके इस स्तनधारी के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, स्तनधारी के अंतर्गत बच्चों कछुआ आ जाएगा। कौन सा, कछुआ आ जाएगा। तो इसको कछुआ को के लिख दे रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत। अब रहा बात इसका स्तनधारी का, स्तनधारी इन दोनों से संबंध, स्तनधारी का संबंध इन दोनों से कोई नहीं है, तो उसके लिए त्रिभुज का बना देते हैं क्योंकि ये अलग प्रजाति का जानवर है, ये अलग प्रजाति का जानवर है या जीव है बच्चों, अलग प्रजाति का। ये हो गया बच्चों स्तन, गलत हो गया बच्चों। यहाँ पर हमको बनाना था ये जो गोला था ये उभयचर के लिए, सॉरी देख लीजिए ये उभयचर के लिए, उभयचर यानी यू, और उभयचर के अंतर्गत क्या आएगा, कछुआ आएगा बच्चों। उभयचर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, उभयचर के अंतर्गत आ जाएगा कछुआ। ये हो गया कछुआ के लिए के फोर कछुआ, ये हो गया ठीक। अब देखिए इसके लिए कलर चेंज कर लेते। पहली बात तो ये जो स्तनधारी है ये दोनों से कोई संबंध नहीं रखता, तो इसीलिए इसको त्रिभुज बना देते हैं। ये हो जाएगा इस। तो देखिए ऐसी व्यवस्था कहाँ दिख रही है, ऐसी व्यवस्था ऑप्शन डी में दिख रही है बच्चों। कहाँ, ऐसी व्यवस्था ऑप्शन डी में दिख रही है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष का है, कथन और निष्कर्ष। तो प्रश्न नंबर 20 कहता है, देखिए कथन क्या है। कथन है कि सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है नरेश जो है सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त करना चाहता है और नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों सर्टिफिकेट तो कोर्स सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब वो परिश्रम करेंगे तब होंगे ना। अब जैसे मैं भी चाहता हूँ सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त करना, लेकिन मैं सोचता हूँ मेहनत ना करूँ, बैठा घर पर बैठे के बैठा रहूँ और पास भी कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो नरेश जो है यानी कि ये गलत अवधारणा दे रहा है, 100% सही नहीं है ये। नरेश जो है कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता। नरेश क्या, कोई भी व्यक्ति कठोर परिश्रम के बिना सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त ही नहीं कर सकता। अब कठोर परिश्रम का संबंध ये है बच्चों कि बिना मेहनत किए आप कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकते। पास करना तो सभी लोग चाहते हैं, यानी कि जो निष्कर्ष 2 है ये सभी मतलब पूरी तरीके से 100% अनुसरण करता। तो ऑप्शन डी में है, बी में है केवल निष्कर्ष अनुसरण 2 करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, बने रहिए वीनस क्लासेस के साथ।